हेलो एवरीवन। जब हम लास्ट लेक्चर में रदरफोर्ड मॉडल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो रदरफोर्ड मॉडल ने अपना जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसकी दुनिया को ही बदल दिया था। उसमें क्या किया, उन्होंने बहुत ही बड़ी डिस्कवरी की और उन्होंने बोला कि कोई भी एटम है वो एक न्यूक्लियस को कैरी करता है और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है। जहां पे सारा पॉजिटिव चार्ज उस न्यूक्लियस पे होता है और जो जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है उस एटम में इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे उस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। उन्होंने एक सोलर सिस्टम को इसको एक एग्जांपल माना कि भाई सोलर सिस्टम के हिसाब से काम करता है। ठीक है, उन्हीं की लैब में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मोसले। अभी तक क्या हो रहा था कि डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के बारे में डिस्कवरी होने लग रही थी, भाई ऐसा एलिमेंट है, ऐसा एलिमेंट है, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि भाई न्यूट्रॉन नाम की कोई चीज है। अभी तक न्यूट्रॉन के बारे में कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी। ठीक है, ना किसी को ये पता था कि एटम के अलावा, एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा कोई और चीज है। तो सब धीरे धीरे कोई ना कोई डिस्कवरी पे लगे हुए थे कि कुछ ना कुछ ऐसा निकले जहां से हम कोई एक्सपेरिमेंट को अच्छे से हैंडल कर सके। ठीक है, यहां पे साइंटिस्ट आए मोसले, जो रदरफोर्ड के ही लैब में काम कर रहे थे। उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया और जो बहुत ही बेहतरीन है। उन्होंने क्या किया, जैसे उस टाइम में एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई, कुछ एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई, उन्होंने करीब एक नहीं, उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स पे ही वर्क किया। क्या वर्क किया, उन्होंने एल्यूमिनियम से लेके गोल्ड तक लगभग 38 एलिमेंट्स पे इसके बारे में डिस्कस किया। उन्होंने बार बार एक्सपेरिमेंट किया, जैसे रदरफोर्ड ने किया था कि बार बार स्कैटरिंग, जो वो 20,000 में से एक रिफ्लेक्ट हो रही वापस, मतलब इतने बार एक्सपेरिमेंट किया, बार बार एक ही चीज का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उसी सिमिलर तरीके से यहां पे मोसले ने भी लगभग 38 एलिमेंट्स पे ऐसा एक्सपेरिमेंट किया और क्या क्या चीजें फाइंड की, क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसके बारे में इंडिकेट करते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जैसे मान लो सपोज करो हम ये कहते हैं कि भाई हम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, एनोड है, कैथोड है। उन्होंने भी एक इलेक्ट्रोड लिया, उस इलेक्ट्रोड में मान लो ये हमने कहा कैथोड है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये कैथोड है। ठीक है, इलेक्ट्रोड है। दूसरी तरफ उन्होंने एनोड इलेक्ट्रोड लिया और उस एनोड इलेक्ट्रोड पे जैसे हम कह रहे हैं कि ये जो एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स की कोटिंग कर दी, या उन एलिमेंट्स को ले लिया, एनोड पे हमने उस एलिमेंट को ले लिया। ठीक है, यहां से जो मेरा कैथोड है, यहां से जैसे ही मैं इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करूंगा इनके ऊपर जैसे ही हम इनकी बम्बार्डमेंट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, यहां से एक रे जनरेट होगी, रे जनरेट होकर आएगी। यहां से एक लाइट निकल के आएगी, यहां से एक रे निकल के आएगी और वो रे हमें एक्स रे कहलाती है। एक्स रे का मतलब है कि हमारे पास में जैसे हम कोई भी चीज बिल्कुल आर पार होने वाली, ठीक है, यहां से एक रेडिएशन निकलती है, रे कह दो, रेडिएशन कह दो, कि रेडिएशन एमिट होती है और वो एक्सरे कहलाती है। ठीक है, अब वो जो एक्सरे है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस एक्सरे का यूज करने की कोशिश की। उन्होंने जो ये एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर जो डिस्कवरी कर रहे थे, तो क्या स्टडी करना चाह रहे थे कि वो यहां से एक्सरे एमिट कर रहे हैं और एक्सरे एमिट कर रहे हैं, इस एक्सरे को वो किसी एक मीडियम के थ्रू, या हम ये कह सकते हैं किसी भी एक प्लेट के थ्रू उनको क्या कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, डेविएट कर रहे हैं। इनको डेविएट किया और डेविएट करके किसी एक प्रिज्म के ऊपर डाल दिया। इस फ्रीक्वेंसी को, यहां पे ये जो एक्सरे, ये जो रेडिएशन है, ये रेडिएशन हमारी कोई ना कोई एक फ्रीक्वेंसी रखेगी। अब वो फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है, जिसको हम म्यू के टर्म में इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, अंडर रूट ऑफ म्यू। उन्होंने ये जो यहां से रेडिएशन निकली, इसको डेविएट किया और एक प्रिज्म के ऊपर डाल दिया। अब यहां से उन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट, जैसे फोटोग्राफिक प्लेट का मतलब क्या होता है, जैसे पुराने टाइम में क्या होता था कि रील आती थी, जहां पे हम फोटो क्लिक करते हैं तो उनकी रील बनती थी। वहां पे क्या होता है, जैसे एक्सरे होता है, एक्सरे में क्या होता है कि लाइट अगर यदि कोई भी एक हल्का सा भी, बारीक सा भी स्पेस है तो उसके अंदर से वो एमिट कर जाएगी, उसके अंदर से पास कर जाएगी और वो जो स्पेस है वो हमें दिख जाता है। एक्सरे होता है, जैसे आपने कई बार देखा होगा, प्लास्टर करवाते हैं, वहां पे भी आपने देखा है। उसी सिमिलर तरीके से यहां पे जब उसको यहां पे एमिट किया तो ये लाइट इसके ऊपर जाके गिरती है किसके ऊपर, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर।
अब वो लगातार इस एक्सपेरिमेंट को करने लग रहे हैं, देख रहे हैं, लगातार करने लग रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं। ये मतलब नॉर्मल सा है कि भाई यहां से इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन एमिट करवाए, इसके ऊपर क्या किया, बम्बार्डमेंट की, यहां से एक रेडिएशन निकली, उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी है, जो रेडिएशन यहां से एमिट हो रही है उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी है। इसको एक जगह पे फॉर्म किया और उसको जब प्रिज्म पे डाला और फिर उसके बाद उसको फोटोग्राफिक प्लेट पे डाल के देखा। ठीक है, यहां तक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, बार बार कर रहे हैं। एक दिन उन्होंने क्या किया, अपने टेबल पे बैठे हुए थे और शीशे की टेबल थी, उसके नीचे से वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि वो क्या ऐसा पैटर्न बनाए, क्या ऐसी चीज बन रही है। उन्होंने पहली बार एल्यूमिनियम लिया, यहां पे एल्यूमिनियम रखा, फिर उसके बाद में एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन रखा, फिर उसके बाद फॉस्फोरस रखा, एंड सो ऑन। इस तरीके से वो धीरे धीरे एलिमेंट्स को अरेंज करने लग रहे हैं। अरेंज किया, ठीक है। जैसे उन्होंने इन एलिमेंट्स को, पहले सिलिकॉन लिया तो उन्होंने उस टेबल पे देखा एक हल्का सा कुछ इस तरीके का पैटर्न बन रहा है। मान लो उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है जिसका पैटर्न हमारा कुछ इस तरीके का बना। उसके बाद जैसे उन्होंने एल्यूमिनियम को हटाया एनोड की जगह पे और उसकी जगह सिलिकॉन रखा, तो उन्होंने देखा कि उसका पैटर्न कुछ इस तरीके का बना, कुछ इस तरीके का बना। चलो ठीक है भाई, क्या बात होगी, कोई नहीं, बन गया होगा, इस तरीके से बन गया होगा, ये बन गया। उसके बाद जैसे वो फॉस्फोरस पे गए तो उसके बाद उन्होंने देखा कुछ इस तरीके का बना। उसके बाद जैसे फॉस्फोरस से आगे जब सल्फर पे गए तो उन्होंने देखा कुछ इस तरीके का पैटर्न बना। उससे आगे चले तो वो भी कुछ अलग टाइप का पैटर्न बना, मतलब इस तरीके से। मतलब जैसे जैसे वो एलिमेंट्स को चेंज कर रहे हैं उनका पैटर्न बदलता जा रहा है, और पैटर्न भी क्या, एक अलग से। देखो यहां पे वो किस तरीके का पैटर्न बना रहे हैं, यहां पे इस तरीके से, फिर उसके बाद ये बन गया, उसके बाद में ये बन गया, उसके बाद में ये बन गया, उसके बाद में ये बन गया। मतलब एक लैडर टाइप में, एक सीडी टाइप में उनको एक पैटर्न मिलने लग रहा है। और वो पैटर्न हमें इंडिकेट कर रहा है, वो यहां से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में आए कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो एक पर्टिकुलर टाइप की रेडिएशन को एमिट कर रहे हैं। वो अपने अंदर से एक स्पेक्ट्रल लाइन जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने ये जो पैटर्न है इस पैटर्न को नाम दिया एक स्पेक्ट्रल लाइन, कि उनके अंदर से एक पर्टिकुलर टाइप की स्पेक्ट्रल लाइंस बन रही है, पर्टिकुलर अरेंजमेंट बन रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एलिमेंट मन में आया, यहां पे ये फॉस्फोरस है, ये एल्यूमिनियम वाला पैटर्न बना रहा है, या फिर हम ये कहते हैं कि ये जो ऊपर वाला एलिमेंट है ये नीचे वाले का बना रहा है। नहीं, हर किसी एलिमेंट का एक पर्टिकुलर पैटर्न है। जैसे हम कह सकते हैं हर किसी में एक पर्टिकुलर टाइप का डीएनए प्रेजेंट है, वही उसमें प्रेजेंट होगा। हर जगह पे उन्होंने देखा कि जब भी वो यहां पे वो कोई भी एलिमेंट जो रिप्लेस कर रहे हैं उनका पैटर्न फिक्स आ रहा है, और वो पैटर्न क्या है, किस तरीके का है, किस पे डिपेंड कर रहा है, वो सिंपल सा उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा था, फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे। और उससे एक चीज मिल रही थी, और वो क्या चीज मिल रही थी कि जो पैटर्न बनने लग रहे हैं वो लगातार डिपेंड करने लग रहे हैं किसके ऊपर, ओनली ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन के ऊपर, केवल और केवल नंबर ऑफ प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन पे ही डिपेंड कर रहा है। यहां पे कि जब हमने एल्यूमिनियम लिया तो यहां पे 13, 14 प्रोटॉन, 15 प्रोटॉन, 16 प्रोटॉन, 17 प्रोटॉन, मतलब इस तरीके का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट बन रहा है, और वो अरेंजमेंट कर रहे हैं। देखो जब हम इसको पीरियडिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियडिक टेबल, वहां पे भी हम मोसले का जिक्र करेंगे, लेकिन वहां पे हम ये चीज नहीं बताएंगे कि उन्होंने एटॉमिक नंबर किस तरीके से आइडेंटिफाई किया। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि हमारे पास में एक एटॉमिक नंबर नाम की चीज होती है, एटॉमिक नंबर होते हैं, और वो एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, जिसको हम बोलते हैं जेड। इन्होंने जेड से इंडिकेट किया इस एटॉमिक नंबर को। कैसे किया, उन्होंने क्या देखा कि जब ये एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, मतलब एक सीरीज में चल रहे हैं, अगर मान लो सपोज करो कुछ एलिमेंट्स वहां पे डिस्कवर हुए, कुछ एलिमेंट्स की यहां पे डिस्कवरी हुई। अब उन्होंने देखा कि मान लो 16th एलिमेंट है, उसकी डिस्कवरी अभी नहीं हुई है, सपोज कर लो नहीं हुई है।
उन्होंने जब 16th एलिमेंट के बारे में सोचा, 15 को देखा, 17 को देखा, तो उन्होंने यहां पे पहले ही कह दिया कि जो 16th एलिमेंट होगा, 16th एलिमेंट होगा वो कौन होगा? कौन होगा? ऐसा एलिमेंट होगा जिसके पास या जिसके न्यूक्लियस में 16 प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, वही इसके अंदर प्रेजेंट होगा। यहां पे जो एलिमेंट आएगा, मान लो सपोज करो, अगर यदि मान लेते हैं, जैसा हम ये अज्यूम करते हैं कि हम कोई भी एक अरेंजमेंट लेके आए, मान लो यहां पे ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। यहां पे हमें नहीं पता है एफ है, यहां पे हमें नहीं पता है कि यहां पे क्या आएगा। अगर हमें कोई भी ऐसे लिख के दे दे और हमें बोल दे ए बी सी डी और फिर उसके बाद एफ लिख दे और पूछ ले बताओ यहां पे क्या आएगा, तो हम कह देंगे यहां पे ई आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये एक अरेंजमेंट है, ये हमें एक ए बी सी डी का पैटर्न बता दिया है, किसी ने बता दिया है कि ए बी सी डी और डी के बाद हमेशा ई आएगा और ई के बाद एफ आएगा। तो हमें पता चल गया कि यहां पे जो आने वाला जो वर्ड है वो कौन है, ये हमें पता चल गया। लेटर कौन सा होगा वो हमें पता चल गया, ठीक है। सिमिलर तरीके से जब यहां पे अरेंजमेंट देखा, जब 13th एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि जो 13th एलिमेंट है उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं? 13, उसमें 13 है। 14th है तो उसमें 14 प्रोटॉन, 15 प्रोटॉन। उन्होंने एक पैटर्न देखा है और वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मतलब जब वो 16 के बारे में मान लो वो जानते ही नहीं है, 17 के बारे में जानते हैं, तो उन्होंने जब 17 को देखा तो 17 प्रोटॉन्स उसमें थे, तो उन्होंने ये चीज आइडेंटिफाई कर दी कि यहां और यहां इसके बीच में जो भी एलिमेंट आएगा वो ऐसा एलिमेंट आएगा जिसके पास या जिसके न्यूक्लियस में 16 प्रोटॉन होंगे। और उन्होंने ये चीज कह दी और इसी को उन्होंने एक नाम दिया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर कुछ भी नहीं है, सिंपल सा एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू। क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? ये क्या थे जो 13 था, 14 था, 15 था, 16 था, ये क्या थे? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन से तो थे। तो इसका मतलब हमें एक चीज पता चल गई, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कुछ भी नहीं है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही है। वो क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही है। किसी भी एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वही उसके एटॉमिक नंबर होंगे। एटॉमिक नंबर क्या होगा? जिसको इंडिकेट किया जेड से, ठीक है। तो हमारे पास मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं? तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? तो हम कह देंगे एटॉमिक नंबर इसका 1 होगा, 1 होगा। हीलियम है, हीलियम के न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? 2 हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर 2 होगा। अभी तक किसी को ये नहीं पता है न्यूक्लियस नाम की चीज है, कुछ नहीं पता है। सॉरी, न्यूक्लियस तो है लेकिन इसमें न्यूट्रॉन है, कुछ भी नहीं पता है, इसके बारे में अभी डिस्कवरी नहीं हुई है। अभी क्या चल रहा है? सिर्फ एटम को अरेंजमेंट करने को चल रहा है। एटम में इलेक्ट्रॉन पता चल गया, प्रोटॉन पता चल गया, अब उसके बारे में सोचने की कोशिश करते हैं कि वो है क्या क्या चीजें, तो उनके नामों को डिसाइड कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे पास में ये पता चला कि कोई भी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर हमें पूछा जाएगा तो हम कह देंगे एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू क्या होगा? एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बात तो ठीक है। अब अगर यदि वो एटम न्यूट्रल है, क्या है? न्यूट्रल। अब अगर यदि वो एटम न्यूट्रल है तो इसका मतलब हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? वो इसी के बराबर होंगे। क्योंकि ये बात तो पता है, अगर प्लस चार्ज जितने उतना ही तो माइनस चार्ज होगा, जितना प्लस चार्ज उतना माइनस चार्ज। बात क्लियर है? अब पॉजिटिव चार्ज इतने हैं, कितने? n है, तो नेगेटिव चार्ज कितना होगा उसमें? n नंबर ऑफ ही तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसका मतलब ये हो गया एटॉमिक नंबर बराबर आता है मेरा किसके? मे बी अगर न्यूट्रल है तो एटॉमिक नंबर को हम ये भी कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। अब अगर न्यूट्रल है, ध्यान देना, अगर न्यूट्रल है तो, न्यूट्रल नहीं है
तो उसमें हम ये नहीं कह सकते। अगर उसमें चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर नहीं होगा। लेकिन आपको सिर्फ ये तो ध्यान रखना है, नंबर एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमारे पास एक सबसे बड़ा, बहुत ही बड़ा, जिसको हम ये कह सकते हैं कि यहां पे उन्होंने एक मतलब ग्राफ रिप्रेजेंट करके दिया। पहले हम ग्राफ को और देख लेते हैं। इसके मोस्ले ने ग्राफ दिया और उन्होंने ग्राफ से क्या देखा, इसी को, पैटर्न को ही उन्होंने ग्राफ में कन्वर्ट करके दिखाया। और उन्होंने बोला अगर यदि हम फ्रीक्वेंसी को अंडर रूट ऑफ म्यू, फ्रीक्वेंसी को एटॉमिक नंबर के टर्म में, एटॉमिक नंबर के टर्म में अगर यदि हम डिफाइन करते हैं या हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम क्या चीज देखते हैं कि हमारे पास में कुछ इस तरीके का एक पैटर्न आता है जो बिल्कुल स्ट्रेट चलता है। एक के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके का एक पैटर्न चलता है और वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट जाता है, सीधा हमें मिलता है। पैटर्न जो मिलता है एटॉमिक नंबर 1 से एंड सो ऑन। अब हमें ये चीज़ डिसाइड करने को आ गई, हमें ये पता चल गया कि एटॉमिक नंबर नाम की भी एक चीज़ होती है जो हम एटम से डिसाइड करते हैं और वो डिपेंड करती है केवल और केवल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। बात क्लियर हो गई? एटॉमिक नंबर हमें फाइंड कर लिया, बिल्कुल हमने देखा एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आ जाती है हमारे पास में कि एटॉमिक नंबर मिल गए तो अब अगर हम एटम का मास निकालें, एटम का अगर यदि हम मास निकालना चाहे या एटम का मास निकालें तो वहां पे हम उसको इंडिकेट कर रहे हैं, मान लो सपोज करो ए से। हम इसके डिस्कवरी के बारे में बात नहीं करेंगे कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई है, हम सीधा इसके बारे में बात करते हैं कि एटॉमिक मास। अब जो सबसे बड़ी बात आ रही है वो यहां पे आ रही है कि जब एटम का मास निकालने चल रहे हैं या कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें सबसे बड़ा डाउट आने लग रहा है। और वो क्या आ रहा है कि जैसे मान लो सपोज करते हैं मेरे अंदर 40 kg है, मेरा जो वेट है, सॉरी मैं अगर यदि मान लो सपोज करो मैं 80 kg वेट ले रहा हूं, मेरा वेट है वो 80 kg है। सपोज करता हूं मेरा वेट 80 kg है, ठीक है। अगर मान लो सपोज करो मेरे पास में केवल और केवल 40 किलोग्राम का कोई भी, मेरे को सिर्फ मैक्सिमम वेट 40 किलोग्राम का कैरी कर सकता हूं, या मेरे पास है कि अगर मान लो मेरे पास एक बोरी है जिसका वजन 40 किलोग्राम है, मैं कितनी बोरी फिल करूं, कितनी बोरी रखूं अपने बगल में कि मेरा वेट और उनका वेट आपस में बराबर हो जाए। तो मैं ये कह सकता हूं मेरा 80 kg है और मेरे पास एक बोरी जो 40 kg की है, 40 kg की है, तो मैं यहां पे अगर यदि रख देता हूं एक और बोरी तो वो 40 किलोग्राम की ही होगी। तो दो बोरियों को अगर यदि मैं एक साथ में रख देता हूं, दो अगर यदि नॉर्मल से दो अगर कैरीज मैं अपने बगल में रख लेता हूं तो मेरा वेट और जो दो बैग है उन दोनों का वेट दोनों का बराबर आ जाता है। ये चीज हम मान के चल सकते हैं, ये चीज हम देख सकते हैं, क्योंकि हम यही चीज एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी तक सिर्फ दो ही चीजें पता है, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है। अभी हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जो एटम का मास है वो किसकी वजह से हो सकता है, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इन्हीं वजह से हो सकता है, क्योंकि मेरे पास एटम बना किससे, वो इलेक्ट्रॉन से और प्रोटॉन से। अब दूसरी चीज हमने देखी, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन मास ऑफ प्रोटॉन। ये भी हमने देखा कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एटम का मास है वो केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगा, मास ऑफ प्रोटॉन पे, मास ऑफ प्रोटॉन पे। ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चैप्टर को सिर्फ रीडिंग मत कीजिए, आप उसको स्टोरी के टर्म में नोट कीजिए, स्टोरी बना के चलिए कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, आप उसको कभी नहीं भूल पाओगे स्टोरी बना के चलोगे तो। लेकिन अगर यदि आप सिर्फ उसको याद करने के टर्म में चलोगे कि चलो पढ़ना है रटना है, ठीक है, तो आपको कभी भी स्टोरी याद नहीं होगी, ठीक है। अब यहां पे एक चीज देखी, इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास दोनों को मिला के मेरे पास एटम बन रहे हैं। अब यहां पे तो हम देख रहे हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो तो बहुत छोटे है,
मास ऑफ प्रोटॉन की बजाय। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा जो एटम है वो केवल और केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, किसके मास पे, मास ऑफ प्रोटॉन पे। ठीक है, ये बात हो गई। अब अगर यदि ये चीज है तो अगर मैं सपोज करता हूं हाइड्रोजन को, इसके वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, और मैं जब इसका एटॉमिक मास देखूं तो ये 1 होता है। ठीक है, होना चाहिए। अगर यदि हम दूसरी तरफ चलते हैं हीलियम पे, हीलियम के वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, होते हैं, इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 प्रोटॉन होते हैं। तो हम क्या मान के चलेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि इसका एटॉमिक मास 2 होना चाहिए, इसका एटॉमिक मास 2 होना चाहिए, यही तो मतलब हुआ इसका। अब जैसे ही, क्योंकि हमारे पास में ये तो कैलकुलेशन नहीं है ना, हम तो मान के ये चल रहे हैं कि हमारे पास भाई हीलियम का, क्योंकि अभी तक किसी को पता ही नहीं है ना न्यूट्रॉन नाम की चीज होती है। अभी हमें सिर्फ इतना पता है कि हीलियम का मास 2 होना चाहिए, हाइड्रोजन का मास 1 होना चाहिए, और 1 है। ठीक है, 1 है, इसका तो हमने मान लिया, स्टैंडर्ड मान लिया हमने। इसका हमारे पास में 2 होना चाहिए। तो अगर यदि हम इसको 2 होना चाहिए, हम इसको एक अगर यदि तराजू पे रखते हैं तो हमारे पास इधर एक हीलियम रख दिया और इधर हमने 2 हाइड्रोजन रख दिए, और दोनों को मैं तौलने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे ये वेट बराबर मिलना चाहिए, ये वेट बराबर मिलना चाहिए, 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन से। लेकिन मुझे मिलता नहीं है। बहुत ही सरप्राइजिंग, बहुत ही मतलब एक बुरे तरीके वाली हरकत हो जाती है जब हम इसको देखते हैं, नोटिस करते हैं। जब इसके वेट को हम नोटिस करते हैं तो हमें पता चलता है हीलियम डाउनवर्ड हो गया है। ये वेट इतना नहीं है, ये वेट क्या है, यहां पे इसका वेट चलने लग रहा है कुछ इस तरीके से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहां पे हीलियम। अब ये क्या है, हीलियम और भी भारी है, इसका मतलब ये हो गया हीलियम तो और भी भारी है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन से नहीं, फिर चलो कोई नहीं है, जब इसका 1 है 2 है तो हम इस पे 1 और रख देते, 1 हाइड्रोजन और रख दिया, अभी भी फर्क नहीं पड़ा इतना, 1 हाइड्रोजन और रखा। जैसे हमने इस पे 4 हाइड्रोजन रखे तब हमें पता चला कि हीलियम का जो मास है वो 4 हाइड्रोजन के एटॉमिक मास के बराबर आने लग रहा है, 4 हाइड्रोजन के एटॉमिक मास के बराबर। हम क्या मान के चल रहे थे कि इसका मास तो 2 होना चाहिए, और आ कितना रहे, इसका मास 4 आने लग रहा है, इसका एटॉमिक मास 4 आ रहा है। ये सबसे बड़ा एक पॉइंट आता है कि क्या ऐसा हुआ है, जो एटम में जो एटम का मास है वो एक्चुअल मास होना चाहिए था, जो हम मान रहे हैं ऐसा होना चाहिए था 2, लेकिन आ रहा है हमारे पास 4। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा कोई एक और तीसरी चीज है, कोई एक और थर्ड थिंग है जो इसको वेट को बढ़ाने लग रही है, इसके वेट को बढ़ा रही है। तो ऐसा कौन सा ऐसी चीज है जिसको प्रेजेंट होना है और प्रेजेंट है एटम के अंदर, जिसकी वजह से ये भारी हो रहे हैं। ठीक है, और उसी को रदरफोर्ड साइंटिस्ट को, जो पहले से सोच रहे थे इसके बारे में कि एटम में ऐसा नहीं है कि एटम केवल और केवल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं, उसमें कोई ना कोई और वेरिएशन है, और वो वेरिएशन वो पहले ही सोच रहे थे कि यहाँ पे एटम के पास एक और चीज होती है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज होता है। कोई ना कोई एक ऐसी चीज है जो रदरफोर्ड सोच रहे थे जिसके पास 0 चार्ज होता है, और चार्ज 0 है, चार्ज तो 0 है, न्यूट्रल है, क्योंकि मेरे पास प्लस चार्ज माइनस चार्ज वो तो हमें पता चल गया, लेकिन जिसकी वजह से मेरा जो मास है, एटम का मास है, वो वेरिएशन आने लग रही है। तो यहां से हमारे पास एक नई, जिन्होंने एक नाम दिया था, क्योंकि 0 चार्ज है, न्यूट्रल है, तो इसलिए इसको बोला है कि न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। उन्होंने एक नाम दे दिया इसको कि न्यूट्रॉन नाम की चीज भी प्रेजेंट होती है। अभी नहीं पता है इनको, एक्सपेरिमेंट नहीं पता है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया कुछ भी, इन्होंने सिर्फ ये चीज बताई है कि न्यूट्रॉन नाम की चीज इसमें प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब यहां से हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं चैडविक नाम के। चैडविक नाम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। कैसा एक्सपेरिमेंट किया? सेम एक्सपेरिमेंट किया जो रदरफोर्ड करके गए।
सिमिलर तरीके का एक्सपेरिमेंट, जिनको बोला जाता है चैडविक नाम के साइंटिस्ट थे। ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक काम किया कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनको यहां पे रखा, किसमें, लेड चैम्बर में। लेड चैम्बर लिया, उसके अंदर अल्फा पार्टिकल को पुट डाउन किया। कोई भी अल्फा, जो हम ये कह सकते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करेगा। सामने उन्होंने बेरिलियम को रखा। बेरिलियम को क्या एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, वो एक्सपेरिमेंट ये था कि लेड चैम्बर लिया, उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा, और जैसे ही उन्होंने यहां से अल्फा पार्टिकल की बीम को इसके ऊपर पर्टिकुलर, जब इस बीम को उसके ऊपर डाला, एमिट किया, तो यहां से हमारे पास में क्या हुआ, यहां से रे निकली, निकल गई होगी, पार्टिकल्स निकले, बिल्कुल निकले इसमें से। लेकिन उन पार्टिकल्स के ऊपर जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। सामने उन्होंने आगे एक प्लेट लगाई ताकि वो चमक आनी चाहिए उसमें, अब वो कोई किसी तरीके की कोई भी चमक नहीं है, कोई चमक नहीं है। ऐसा कैसे, रेज निकल रही है लेकिन उसमें से कोई भी चमक नहीं है। चलो भाई, क्या पता, हो भी सकता है। दूसरा, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके देखा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके देखा, मतलब प्लस चार्ज माइनस चार्ज अप्लाई करके देखा, तो भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। वो विदाउट डिफ्लेक्शन स्ट्रेट जाने लग रही है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। भाई हमने क्या किया था, जब हम इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा कि जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करने लग गई, वो इस तरीके से डेविएट हो गई थी। जब हम नेगेटिव चार्ज को पढ़ रहे थे, मतलब जब हमने पॉजिटिव चार्ज पढ़ा, जहां पे हमने एनोड रे पढ़ा, प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ी, तो वहां पे हमने देखा कि प्रोटॉन्स के लिए वो नेगेटिव चार्ज की तरफ वो हो गए थे, मूव करने लग गए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो उनका डायरेक्शन चेंज हो गया था। लेकिन यहां पे तो स्ट्रेट ही जा रही है, इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और वो एक एटम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब वो है क्या चीज, कौन है वो जो उसके अंदर से निकल रहे हैं? तो उन्होंने क्या किया, यहां पे सामने बीच में अब एक और अलग टाइप की चीज लगा दी, और वो क्या लगाया, बीच में एक वैक्स लगा दिया, पैराफिन वैक्स की एक लेयर लगा दी, जो यहाँ पे बीच में प्लेट को पुट डाउन किया। इसके बीच में एक पैराफिन वैक्स की एक प्लेट लगा दी। जैसे ही पैराफिन वैक्स की प्लेट लगाई, ये रेज जब उसके ऊपर गिरती है तो यहां से अब ये चमक देनी स्टार्ट करती है, चमक देनी स्टार्ट करती है। चमक देनी स्टार्ट करती है मतलब जैसे इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज की तरफ डेविएट होती है। मतलब यहां से प्रोटॉन्स एमिट हो रहे हैं, प्रोटॉन्स एमिट हो रहे हैं। कब, जैसे हमने यहां पे बेरिलियम लगाया, बेरिलियम की प्लेट अप्लाई की, इसको हमने पैराफिन वैक्स लगा दिया। जैसे वैक्स लगाया तो इसके अंदर से प्रोटॉन्स निकल रहे हैं। यहां तक तो वो रेज थी जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल रेज, और यहां से हमारे पास रेज निकल रही है जो प्रोटॉन्स को एमिट कर रही है। अब एक चीज बात सोचने की, प्रोटॉन एमिट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लो सपोज करो मुझे कोई भी चीज, किसी को मुझे बाहर निकालना है, तो जब तक हम दोनों का वेट बराबर नहीं होगा तो मैं किसी भी चीज को नहीं निकाल सकता। अगर यदि ये रेज हल्के वेट की होती तो यहां से क्या इन पार्टिकल्स को बाहर निकाल पाती? नहीं निकाल पाती। क्यों? क्योंकि इनका वेट लाइट है, इनका वेट भारी है, हैवी है, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाती। अब ये क्यों डिस्प्लेस कर रही है? क्योंकि इसका भी वेट, जो ये न्यूट्रल रेज है, न्यूट्रल रेज है, इनका वेट और जो प्रोटॉन्स हैं इनका वेट, दोनों का वेट बराबर है, दोनों का वेट लगभग बराबर है। तभी तो ये एक दूसरे को रिप्लेस कर रही है, तभी तो ये रेज यहां से निकल के प्रोटॉन्स को रिमूव कर रही है और खुद पता नहीं क्या कर रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे जो प्रोटॉन्स निकाल रहे थे उनका वेट और इनका वेट दोनों का बराबर होगा। तो यहां पे हमारे पास एक साइंटिस्ट ने जो डिस्कवरी की
वो डिस्कवरी की न्यूट्रॉन्स के बारे में, और जो हमें बताते हैं क्या कि जो दोनों का वेट है वो दोनों के वेट बराबर है। यहाँ से हमारे पास में बहुत 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 बड़ी एक थ्योरी निकल के आई। जैसे ही न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होती है हमारे पास में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट खुल के आ जाता है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास निकल के आ जाता है। और एटॉमिक मास क्या निकल के आता है कि एटॉमिक मास कभी भी, क्योंकि हमें एक बात पता है, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं किसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ, और न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन कैरी कर रहा है और प्लस न्यूट्रॉन कैरी कर रहा है, वो न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट है। दोनों चीजें न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, और दोनों चीजें न्यूक्लियस में प्रेजेंट है और दोनों का वेट लगभग बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल वेट है न्यूक्लियस का, जो टोटल वेट है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम के बराबर है। इलेक्ट्रॉन्स का वेट जो लाइट है, एटम का मास इलेक्ट्रॉन के मास पे डिपेंड नहीं करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पे। तो इसका मतलब एटॉमिक मास क्या हो गया, एटॉमिक मास हो गया हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों के सम के बराबर हो गया। हमारे पास एटॉमिक मास किसके बराबर हुआ, प्रोटॉन के प्लस न्यूट्रॉन के। तो यहां से एक बहुत बड़े सिंबल को अरेंज किया गया, बहुत बड़े अच्छे तरीके से। हम ये कह सकते हैं कोई भी एलिमेंट को अरेंजमेंट दी गई, और वो क्या अरेंजमेंट दी गई कि हम किसी भी एलिमेंट को अरेंज करेंगे, वो हम एलिमेंट मान लो सपोज करो इस तरीके से लिख रहे हैं, कोई भी एलिमेंट जिसको हम लिख रहे हैं एक्स, कोई भी एलिमेंट है वो एक्स है, उस एलिमेंट को अगर मुझे ये बताना है वो किस नंबर पे प्रेजेंट है, मतलब उसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो हम उसके पैरों में लिख देते हैं एटॉमिक नंबर। हालांकि ये आगे भी आएगा, लेकिन फिर भी हमें, क्योंकि इसकी डिस्कवरी हो रही है, क्योंकि ये चल रहा है, तो इस चीज को हमें जान लेना चाहिए। ठीक है, एटॉमिक नंबर मेरा कितना है यहां पे लिखा जाएगा, वो जो भी होगा वो यहां पे लिखा जाएगा, और साथ में क्या, एटॉमिक मास क्या होगा वो यहां पे लिखा जाएगा, एटॉमिक मास। तो हम किसी भी एलिमेंट को जब रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं वो एक्स, एटॉमिक नंबर दैट इज जेड, एटॉमिक मास दैट इज ए। तो हम इस तरीके से किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे ये उसका एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर क्या है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, और जो ए है दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों के समेशन के बराबर हम एटॉमिक मास को कह देते हैं। तो यहां से हमारे पास एक एटम को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसका भी हमें एक तरीका मिल गया। जैसे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, यहां से हमारे पास एक बहुत बड़ी जो हम ये कह सकते हैं केमिस्ट्री की पूरी तरीके से ब्रांचिंग खुलने स्टार्ट हो जाती है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आइडेंटिफाई होने स्टार्ट हो जाते हैं, हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास हमें पता चलना स्टार्ट हो जाता है। बात क्लियर हो गई। तो हमारे पास किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी एंड देन लास्ट न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी होती है, उन सभी के बारे में हमने कंप्लीट डिस्कस किया है, कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। हमारा एटम न्यूट्रल का न्यूट्रल ही है, उस पर कोई ओवरऑल चार्ज नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों आपस में कैंसिल करते हैं, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होते। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं अपने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पे, जिसको हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे, एटॉमिक मास, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स क्या होते हैं एंड सो ऑन, उसके आगे चलेंगे। तो पहले एक बार यहाँ तक रीड करके देखिए, समझ में आए तो कमेंट कीजिए, और अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।